अदालत में फिर एक बार हृदय से आप सबका स्वागत। आज है शनिवार का दिन और चारों ओर त्योहारों का मौसम है, यानी कि दीपावली की से पहले के जो समय है वो अभी चल रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज के विशेष अदालत में। बाजार में जिस तरह का उठापटक हम देख रहे हैं, इसके मद्देनजर आज की जो हमारी अदालत है ये बहुत विशेष हो जाती है, क्योंकि गया सप्ताह बाजार के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। अनेकों सवाल आए, ढेरों फोन कॉल्स आई, लोग बड़े ही चिंतित, व्यथित, परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे वातावरण में बाजार में क्या भविष्य हो सकता है, आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, इसकी हम लोग टोल लेंगे आज की अदालत में। आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत। जो घर में लोग शॉपिंग में जुटे हैं, आप जहां चले जाएं वहीं पर भीड़ नजर आती है, और ये देखकर मन ही मन जो इन्वेस्टर है वो खुश होता है कि चलिए अच्छा है, इकोनॉमी अच्छा कर रही है, तो उसका कुछ असर आपको बाजार पर भी आने वाले हफ्तों में, महीनों में देखने को मिलेगा। तो बड़ी जबरदस्त तेजी चल रही है बाजारों में, यानी कि जो रियल मार्केट्स है। लेकिन जो हमारा शेयर बाजार है वो कुछ समय के लिए बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। तो ये सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहा। इसके मद्देनजर क्या हो सकता है, क्या बाजार में महम स्तर टूट गए हैं, कितना नीचे तक बाजार आ सकता है, और अगर गिरावट गहराती है तो करना क्या है, व्हाट नीड्स टू बी डन, इन तमाम चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे आज के सत्र में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया। एक ग्रेट संदेश भेजा है हमारे हार्दिक शाह साहब ने। वो कह रहे हैं कि आई एम प्रेजेंट सर, तेजी हो या मंदी हम पेश है हमेशा आपसे ज्ञान लेने को, हम दिवाली शॉपिंग मार्केट से करवाइए। अरे वाह, बहुत बढ़िया हार्दिक जी। तो बस ये जज्बा रखना है। देखिए अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, केवल 10% बाजार टॉप से नीचे आया है, जिसमें लोग बिल्कुल व्यथित, चिंतित हो गए हैं। बाजार में इस तरह के करेक्शन पहले भी आए हैं, भविष्य में भी आएंगे। तो कभी हम ये कहते हैं कि नहीं आज के बाद करेक्शन आएगा ही नहीं, अदालत का निर्देश है, तो ये तो हो नहीं सकता। अदालत चाहे कुछ भी कहे, लेकिन करेक्शन समय समय पर आएंगे। उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना है। और क्या करना चाहिए करेक्शन में, इसके लिए आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तमाम लोग आ गए, अरे बड़े जबरदस्त आज तो संदेश आ रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। एक हमारे शोभित फारिया साहब है, वो कह रहे हैं कि मैं अदालत का रेगुलर मेंबर हूं और योर सेल वीडियो वाज ऑसम, बट आई थिंक निफ्टी फार्मा सेक्टर शुड बी एडेड। बिल्कुल, लेकिन देखिए शोभित जी, फार्मा आमतौर पर डिफेंसिव माना जाता है, और जब गिरावट आती है तो आमतौर पर फार्मा अपनी भूमिका जरूर निभाता है। लेकिन अभी क्या चल रहा है, चार्ट के आधार पर वो वीडियो बनाया गया था, तो आप स्वयं चार्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों निफ्टी फार्मा को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये सवाल था शोभित फारिया साहब का। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो को शोभित जी। वाह, बड़े अच्छे संदेश आ जा रहे हैं, और दीपावली और धनतेरस की अग्रिम शुभकामनाएं विष्णु बुलवानी साहब भेज रहे हैं। ओहो, अरे बहुत जबरदस्त। अच्छा, एक हमारे मिस्टर ट्रस्टेड है, वो लिख रहे हैं कि 30% का नुकसान हो रहा है। अरे बहुत बड़ा नुकसान है। तो आमतौर पर मुझे एक जल्दी से बताइए कि किसका पोर्टफोलियो कितना डाउन है, यानी कि ये जो गिरावट आई है 26,000 से निफ्टी आ गई है 24,000, इस गिरावट में कितना नुकसान किसको झेलना पड़ा है, फीसदी के लिहाज से आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन है, इसका एक अनुमान दीजिएगा। तो फिर ये पता रहेगा कि कौन कैसा कर रहा है, प्लस अभी फॉल कितना इंटेंस है, इसका एक अंदाजा लगेगा। अच्छा, एक सवाल है लाइफ डायरेक्शंस का। वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट सपोर्ट। बहुत जल्द उसकी चर्चा करेंगे, तो उसकी अभी बात करेंगे और डिटेल में चर्चा होगी। तो लाइफ डायरेक्शंस, अभी उसी की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। सबको इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाजा चल रहा है, इसकी चिंता हो रही है। संजीव मिश्रा जी भी प्रश्न कर रहे हैं। इसके अलावा कपिल धवन साहब हैं, उन्होंने भी पूछा है कि इजराइल ने ईरान पे जो हमला किया है, इससे मंडे को क्या बड़ा गैप डाउन हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, और उसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। आयुष बंसल जी पूछ रहे हैं कि अभी सारे ही चार्ट्स में सेल का सिग्नल आ रहा है, तो फिर ऐसे में क्या किया जाना चाहिए, वही समझेंगे आज की अदालत में। एक सवाल पूछा है हमारे नीरव रामानुज साहब ने, और वो ये कह रहे हैं कि सर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो कब इन्वेस्ट करूं। वाह, बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल केवल आप ही का नहीं है, तमाम लोग यही प्रश्न कर रहे हैं कि क्या किया जाए, और खरीदी की जाए, कुछ समय के लिए चुप रहा जाए, वेट किया जाए, क्या और सस्ता मिल सकता है, या और गिरावट आ सकती है। इन तमाम चीजों की चर्चा, ये सवाल जो है इस सभी के हैं, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे तीर्थाबाशी पांडा जी हैं, जो ये कह रहे हैं कि आपको शॉर्ट सेलिंग सिखानी चाहिए। तो मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं, और ये वक्त इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता। तो बहुत जल्द इस पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा, और आपने जो सुझाव दिया है तीर्थाबाशी जी, आपको इसके लिए क्रेडिट भी अवश्य मैं दूंगा। अच्छा, एक श्वेता जी का कहना है कि भाई उनका पोर्टफोलियो तो 30% डाउन है। अरे वाह, बड़ा गजब का फॉल आया है, 30%। योगेंद्र जी का पोर्टफोलियो 10%, तो 10% तो देखिए इंडेक्स भी गिरा है। तो अगर निफ्टी 10% गिरा है, आपका पोर्टफोलियो भी 10% गिरा है, तो कोई बहुत बड़ा इसमें आश्चर्य नहीं है। दिस इज परफेक्टली ओके। और बसंत यादव जी लिख रहे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो 10% डाउन है। 10% इज परफेक्टली लेजिटमेट फॉल।
निफ्टी गिरी 10% और आपका अगर मिड कैप स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो है और वो भी केवल 10% गिरा है, इसका मतलब आपने छोटे हाई रिस्क स्टॉक्स लेने के बावजूद भी यू आर मैचिंग द निफ्टी फॉल। तो मुझे लगता है कि वो अच्छा। पर साथ ही हमारे साथ मुंजल साहब भी आज जुड़ेंगे, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग आज का सत्र होने वाला है। और हाँ, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि गिरावट में आपको करना क्या है। तो आज का सत्र बहुत विशेष है। गिरावट हो या बढ़त हो, अदालत लगातार लगती रहती है और जो अदालत में नियमित आते हैं वो ना तो तेजी में अति उत्साहित हो जाते हैं और ना ही मंदी में निराश हतोत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि हम पेशेवर काम करते हैं, प्रोफेशनली काम करते हैं। तो एक बात करते हैं आज की अदालत। तो देखिए, कुछ ही क्षणों में चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर होंगे। लीजिए, ये है चार्ट निफ्टी का, और निफ्टी के चार्ट को यदि आप देखें तो चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि निफ्टी के इस चार्ट पर हम देख रहे हैं कि इस सप्ताह बड़ी गिरावट आई है। कितनी बड़ी गिरावट आई है इसका अंदाजा लीजिए। लगभग 3% निफ्टी एक ही सप्ताह में लुढ़क गया और हमने देखा कि 26,150 से लेकर यहां 24,150, यानी कि लगभग 2,000 अंकों की सीधी बिना रुके बिना थमे गिरावट आते हुए दिख रही। और जैसा भी आप लोग चर्चा कर रहे थे कि जो स्ट्रेस है गल्फ से वो और बढ़ गया है। तो गल्फ से अगर परेशानियां और बढ़ती हैं, ईरान पर जो हमला किया है इजराइल ने, यानी जो अभी बमबारी हुई है, जो फ्रेश राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, इसका जो असर है वो बाजारों पर देखने को मिल सकता है। तो ये आपके सामने सूरत हाल है। गिरावट की संभावनाएं बनी हुई हैं, चार्ट में डिस्टॉर्शंस हैं, चार्ट बिगड़े हुए हैं, लोगों का मूड और माहौल भी बिगड़ा हुआ है। तो ये आपके सामने स्थिति है। लेकिन देखिए, एक चीज जो मैंने हाल में एक रील में भी कही थी कि ये जो तेजी है निफ्टी की, ये अभी देखिए पिछले अक्टूबर में हमारा निफ्टी 19,000 था, 26,000 तक गया है। तो इसकी दौड़ देखिए, 19,000 का इंडेक्स अगर 26,000 चला जाता है, उसके बाद अगर वो कुछ करेक्शन दिखाता है, फिर करेक्शन की वजह चाहे जो हो, चाहे ग्लोबल स्ट्रेस हो या फिर कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स हो, कभी कोई चुनाव के परिणाम इसका कारण बन जाते हैं, तो कभी कोई ऐसा फैक्टर जो कि हमारे नियंत्रण के बाहर है वो वजह बन जाता है। तो वजह हमेशा अलग होती है, लेकिन बाजार की दिशा दशा, बाजार हमेशा एक ट्रेंड में चलता है और ट्रेंड जो है उसको चार्ट के जरिए पहचाना जा सकता है। तो ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, ये चीज हमें याद रखनी है। ट्रेंड पर कोई क्षति नहीं पहुंची है। हाँ, इतने बड़े करेक्शन तेजी के बाद कुछ करेक्शन स्वाभाविक है और वो करेक्शन आता हुआ आपको दिख रहा है। अगर हम इस करेक्शन को फिबोनाची के दृष्टिकोण से समझें, ये जो मूव आया था 19,000 से, ये करंट इंपल्स है और इस पर अगर आप फिबोनाची डाल देते हैं तो आप देखते हैं, अब ये रेखाएं मैं हटा देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। और अब फिबोनाची दोबारा डालता हूं, तो हम यहां से 19,000 के लेवल से फिबोनाची डाल रहे हैं और ये इस तरह से फिबोनाची रखा जाता है। तो अब आप देखते हैं कि जो 38.2% का स्तर है वो लगभग 23,500 के करीब, अभी निफ्टी 24,180 चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ब्रेकडाउन के बाद बहुत मुमकिन है कि और यहां से 500-600 अंकों की गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो 50% फिबोनाची लेवल है। बड़ा सपोर्ट जो है ये 50% फिबोनाची लेवल, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस का लेवल भी रहा है, और ये लेवल है लगभग 22,600 का। तो ये निफ्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बड़ा सपोर्ट है। लेकिन ये लेवल कोई पास नहीं, काफी दूर है। जितनी गिरावट अभी आई है उतनी ही गिरावट और आ जाए तब जाकर के लेवल्स हासिल होंगे। तो ये लेवल मौजूदा बाजार भाव से काफी नीचे के लेवल्स हैं। तो गिरावट की संभावनाएं बाजार में बिल्कुल व्याप्त हैं, दिख रही हैं। ऐसे में सावधानी बरतना जरूरी है, हर चार्ट को इंडिविजुअली असेस करना जरूरी है, लेवल्स चार्ट पर ठीक ढंग से मार्क करना जरूरी है। कोई बायस अपना मन में नहीं लाना है कि नहीं, गिर ही नहीं सकता, गिरेगा तो देखा जाएगा, गिरेगा तो देख लेंगे, निपट लेंगे, हम तो पहले भी गिरावट देख चुके हैं, हमारा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। इस प्रकार के मध्य में ना रहे, किसी भी प्रकार का ये पूर्वाग्रह मन में न रखें कि नहीं ऐसा ही होगा या वैसा ही होने वाला है, मुझे पता है ये होगा। जो होगा वो चार्ट पर सामने दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो निर्णय करने हैं वो आपको एक समय, जो सही समय होता है उस समय पर निर्णय करने होते हैं। तो लेवल्स हैव टू बी रिस्पेक्टेड, लेवल्स हैव टू बी क्लियरली मार्क्ड ऑन द चार्ट्स, और देयर शुड बी नो फीलिंग्स, किसी तरह का कोई इमोशन बैगेज इसमें नहीं लाना है। एग्जिट आ रहा है, एग्जिट कीजिए, एंट्री का संकेत है, एंट्री कीजिए, दूर रहने का संकेत है, दूर रहिए, थोड़ा सावधानी बरतिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये तूफान भी निकल जाएगा, फिर अवसर आएंगे, फिर मौके आएंगे, फिर चार्ट सामने अच्छे दिखने लगेंगे, जब अवसर आएंगे फिर से हिस्सा लेंगे। लेकिन फिलहाल जो है जहां जहां एग्जिट्स आ रहे हैं वहां वहां समय रहते एग्जिट करना जरूरी है। कैपिटल प्रिजर्वेशन, यानी अपनी पूंजी को बचाए रखना ऐसे बाजार में, और पूंजी के साथ साथ अपने मनोबल को बचाए रखना, आत्मविश्वास खंडित नहीं होना चाहिए। तो आत्मविश्वास जो आपका है कि हाँ मैं बाजार से पैसा बना सकता हूं, हाँ बाजार की परिस्थितियां अगर खराब हो तो भी मैं संभाल लूंगा, ये आत्मविश्वास आपका बने रहना चाहिए।
और इसको किसी तरह से कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। तो इसीलिए कोई रिस्क ऐसा न लें जो आपको बड़े नुकसान में ले जा सकता हो। ऐसे में अमूमन गलती क्या हो जाती है, अपने अनुभव को आपके साथ बांट रहा हूं। गलती क्या होती है, मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा था, जब तेजी दिख रही थी, चार्ट अच्छे थे, जो खरीद रहे थे वही बढ़ रहा था, तो आपने कोई एक स्टॉक खरीदा, 100 पर खरीद लिया, 100 का भाव हो गया 90 रुपया, अब 90 का हो गया 85 रुपया, और 85 पर अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि अरे 100 रुपए की चीज को इतने बड़े घाटे पर कैसे बेचा जाए। तो अब आप क्या सोच रहे हैं कि क्यों ना ऐसा करें, कुछ जो पैसा पड़ा है उसका इस्तेमाल करके थोड़ा और ले लेते हैं, और हल्का सा भी मूव आएगा, 90 92 आएगा तो निकल आएंगे, यानी कि एवरेज कर लेते हैं। ये भूल मत कीजिएगा, बस एवरेज मत कीजिए। एग्जिट्स कीजिए अगर एग्जिट आ रहा है, एंट्री कीजिए अगर एंट्री आ रही है, लेकिन सेल का संकेत आ रहे हो किसी चार्ट पर, फिर भी आप उसको खरीदे जा रहे हैं क्योंकि आपने पहले खरीद लिया है, जिसको हम कहते हैं कि संकन लॉस फैलेसी है कि जहां पैसा हमारा चला गया हम वहीं से पैसा निकालने के लिए और पैसा डालते रहते हैं, जिसको थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड कहा जाता है। वो मत कीजिए। अगर आपने कोई शेयर खरीदा, नीचे आ गया है, चार्ट पर एग्जिट के संकेत हैं, लेकिन आप उसको एवरेज कर रहे हैं और खरीद कर, ये भूल मत कीजिएगा। बस इसका ध्यान रखना है। ये सबको मेरी जनहित में अपील है कि जो भी करें सोच विचार करके करें, पैनिक में ना आए। कोई पैनिक नहीं है, एग्जिट्स आ रहे हैं, दिस इज परफेक्टली नॉर्मल। ये बिल्कुल ही साधारण सी परिस्थिति है, इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक या ऐसा है। देखिए, आश्चर्यजनक क्या था, ऐतिहासिक क्या था, या अटपटा क्या था, कोविड का वक्त था, 2020 का फॉल था, जब किसी ने सोचा ही नहीं था कि कभी महामारी के चलते भी बाजार इस प्रकार से गिर सकते। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था। आज कोई ऐसा पैनिक नहीं है। ये तो बहुत बार बाजार ने ऐसी परिस्थितियां देखी है। तो देयर इज नथिंग टू लूज स्लीप ओवर। आपको चार्ट्स के आधार पर बिल्कुल तटस्थ भाव से न्यूट्रल रह करके और सोच विचार करके सही निर्णय करने हैं, लेकिन कोई लेवरेज नहीं लेना है और साथ ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क नहीं लेने हैं पुराने लॉसेस को पूरा करने के लिए, या जो हाल में लॉस हुए उनको पूरा करने के लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क लेने का काम मत कीजिएगा। मैंने बहुत ऐसे फॉल्स देखे हैं जहां पर लोग अपने घाटे को पूरा कर लेने के लिए कई बार इस प्रकार के मिस एडवेंचर्स करते हैं जो बड़े भारी पड़ जाते हैं बाद में। तो यह है बात। अभी बाजार की गिरावट चल रही है, इसमें अलग अलग फैक्टर्स कन्वर्ज हो रहे हैं। ग्लोबल फैक्टर्स हम देख रहे हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स भी कुछ एक हैं जो अंडर द सरफेस चल रहे हैं। साथ में आपने देखा ये जो पूरी सिचुएशन बदल रही है डेरिवेटिव्स को लेकर, इसका भी इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव्स का जो ट्रेड है ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। डेरिवेटिव्स में कॉस्ट स्ट्रक्चर्स बदल रहे हैं। साथ ही आपने देखा कि जो मार्जिन के रूल्स हैं उसमें बड़ी तब्दीली हो गई है, और जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, उससे भी बढ़ा दिया गया है। तो इन सारी चीजों के चलते आप देख रहे हैं कि कुछ स्ट्रेस, कुछ प्रेशर बाजार में देखने को मिल रहा है, और एफआईआई तो जबरदस्त बिकवाली लगातार कर ही रहे। तो इस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सावधानी बरतने में हर्ज नहीं। ये निफ्टी हुआ, निफ्टी में कमजोरी दिख रही है। आइए एक दफे निफ्टी बैंक का चार्ट को देखते हैं। ये निफ्टी बैंक है, रेखाएं मैंने पहले डाली हुई हैं, थोड़ी चेंज कर दूंगा लाइंस को, और ये जो अतिरिक्त रेखाएं हैं इनसे निजात पा लेते हैं। लीजिए, इस लाइन को भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इस वर्टिकल लाइन को भी हटा दिया। तो ये आपके सामने कुल मिलाकर 2 लाइंस हैं जो बैंक निफ्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। 50,300 और 53,900, 4,000 अंकों का बैंड है, और हम देख रहे हैं इसी में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो इस बैंड के बाहर कुछ मूव करेगा तो फिर आपको एक अंदेशा होगा कि किस तरफ वुड करवट ले सकता है। अगर आप इसको लाइन चार्ट पर एक नजर देखें, ये लाइन चार्ट है और आप देखते हैं कि ये रेंज है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी हम एक अप ट्रेंड देख रहे थे, पहले हायर बॉटम्स बन रहे थे। अब अगर मान लीजिए बाजार और गिर जाता है तो ये जो हायर बॉटम्स की श्रृंखला 22 के जून से चल रही है, 2022 के जून से, ये श्रृंखला भंग हो जाएगी। तो ये जो एक अपवर्ड पॉइंटिंग ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन टूटने का खतरा यहाँ बैंक निफ्टी के चार्ट पर दिख रहा है। ये फिलहाल ट्रेंड लाइन है, तो इस ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर लें चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में जो एक चैनल में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था, उस चैनल के लोअर एंड पर अब ये दस्तक दे रहा है। तो कमजोरी के संकेत यहाँ से भी हैं। हाँ, ये याद रखिएगा, 50,300 बैंक निफ्टी के लिए बड़ा अहम सपोर्ट है। ये लेवल वीकली बेसिस पर टूट जाता है तो फिर आपको बैंक निफ्टी में भी अच्छी अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी। अन्यथा बैंक निफ्टी भी 50,300 से 54,000 के बैंड में वापस से कुछ समय बिता सकता है बड़ी आसानी से, और वो होने की संभावना ज्यादा दिखती है। तो ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, जहां पर कमजोरी बढ़ रही है, निफ्टी में कमजोरी बढ़ रही है। निफ्टी में सपोर्ट्स अभी थोड़े दूर हैं, जबकि बैंक निफ्टी के सपोर्ट के करीब ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी के बाद आइए झट से एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देख लें। हाँ, यहाँ पर भी कमजोरी है, और चिंता की बात यह है कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने एक अहम सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया है। ये सपोर्ट 17,100 के आसपास था, 16,950 के आसपास बंदी आई है।
कैंडल स्टिक्स में देखिए तो ये सूरत हाल है, थोड़ा चेंज कर दें इसको तो ये इस तरह से कुछ नजर आएगा। तो आप देखेंगे सपोर्ट के करीब या सपोर्ट से हल्का सा नीचे बंदी आई निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में इस सप्ताह जो गिरावट आई है 7% का ड्रॉप आया है। तो जो पोर्टफोलियो का ड्रॉप बता रहे हैं कि हमारा 10% डाउन है टॉप से, कोई 12%, तो वो ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 7% तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ही एक वीक में गिर गया है। तो उसके बाद अगर कुछ आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा ज्यादा गिरा हुआ है तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। दिस इज इन लाइन विद हाउ द मार्केट्स आर डूइंग। तो इस तरह से रेखाएं डाल दें चार्ट पर और इन रेखाओं का सम्मान कीजिए। देखिएगा इन लाइंस को, ये है लाइन जो इमीडिएट सपोर्ट लाइन है फॉर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, और उसके नीचे ही बंदी आते हुए हमने देखी। जैसे अगर इसको ठीक से डालेंगे तो लाइन यहाँ डलेगी और इस लाइन से नीचे बंदी आई इस सप्ताह, यानी कि एक ब्रेकडाउन जैसी स्थिति आपको निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के वीकली चार्ट पर आती हुई दिख रही। तो कमजोरी के संकेत यहां से भी हैं। आइए एक बार देख लेते हैं कि यूएस में क्या चल रहा है। क्या ये गिरावट जो है ये केवल भारत तक सीमित है या ये वैश्विक गिरावट है? तो अब आप देख रहे हैं कि इसका एक ग्लोबल कैरेक्टर बन रहा है इस फॉल का, क्योंकि ये जो गल्फ की प्रॉब्लम्स है ये केवल हमें ही प्रभावित नहीं करती, दुनिया के हर देश को प्रभावित करेंगी। और साथ में यूएस में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। खबरें ये निकल रही हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप वापस से अब लीड कर रहे हैं, बावजूद उसके बाजार में गिरावट आते हुए दिखी। तो इस सप्ताह यूएस मार्केट 2.5% डाउन थे, बड़ा फॉल यहां पर भी आया और यहाँ जगह भी काफी है, यानी कि बिना ट्रेंड को प्रभावित किए और यहां से 300, 400, 500 पॉइंट की भी गिरावट डाउ जोन्स में आ सकती है, उससे भी ट्रेंड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेस्डेक को देख लें, ये नेस्डेक है, नेस्डेक में कोई परिवर्तन नहीं है। ये नेस्डेक का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, अगर आप इसको यहाँ रख दें लाकर, तो अब आप देखते हैं कि नेस्डेक नए हाइज ही बना रहा है। तो नेस्डेक में रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। नेस्डेक के बाद आइए चलते हैं कि इंडिया विक्स क्या कह रहा है इस फॉल के बारे में। तो ये आपके सामने इंडिया विक्स, इसने भी सिर उठाया है और ये भी 14 को पार करके ट्रेड कर रहा है। यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं, ये डॉलर का चार्ट है और डॉलर में तेजी लगातार कायम है, डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है और ये चिंता की वजह है। इसके बाद गोल्ड के चार्ट को देखे बिना तो आज की अदालत शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड में जो तेजी है वो असाधारण है। गोल्ड ने जैसे ही 73,000 पार किया, इस दीपावली पर देखिए 80,000 के करीब गोल्ड हो रहा है। 78,000 का गोल्ड है दीपावली के दिन। धनतेरस पर सभी लोग गोल्ड का सिक्का, गोल्ड खरीदते हैं, एक शगुन है, एक पुरानी परिपाटी है। और अब आप देखिए इस दीपावली पर, और जो नहीं भी खरीदते हैं वो भी रिकॉर्ड जरूर करते हैं। पुरानी ये परंपरा ये चलती है कि जब मुहूर्त ट्रेडिंग होती है तो उस समय सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, गोल्ड क्या है, डॉलर क्या है, ये सब लिखा जाता है। तो उस समय अगर आप देखें डॉलर का जो रेट है वो तो अभी हमने देखा, डॉलर लाइफ टाइम हाई पर है, गोल्ड भी लाइफ टाइम हाई पर है। 78,000 के करीब गोल्ड ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत जबरदस्त हमने गोल्ड में तेजी देखी है। और गोल्ड के साथ साथ सिल्वर को देखिए, तो सिल्वर में भी 1 लाख को छू लेने के बाद कुछ करेक्शन जरूर आया, लेकिन सिल्वर की भी ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है। एक ब्रेकआउट सिल्वर ने भी 93,000 के ऊपर दिया। तो गोल्ड तेज है, सिल्वर तेज है, डॉलर तेज है और बाकी सब कुछ कमजोर है। ये आपको चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है। तो अब लौट आते हैं और देखिए कुछ एक सवाल आए थे, उन सवालों के मैं जवाब लूंगा। मुंजल जी से बात करेंगे, मुंजल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे कुछ ही क्षणों में। लेकिन उससे पहले बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल अदालत के सामने विचाराधीन है, लंबित हैं, उन सवालों पर मैं आता हूं। सबसे पहला और अहम सवाल हमसे पूछा गया था कि वाह, एक हमारे शेख साहब है, उनका अभी भी संदेश मुझे दिख गया सामने, तो पहले इसी को पढ़ देता हूं। वो कह रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम, रात तक लेकर सुबह तक आपके वीडियो का इंतजार रहता है। अरे वाह, मुझे वीडियो पर आपसे भेंट करने का शेख साहब बड़ा इंतजार रहता है। धन्यवाद आपका इंतजार करने के लिए। आपका इंतजार पूरा हुआ, क्योंकि अब चल रही है अदालत और कल आएगा चार्ट ऑफ द वीक। अच्छा, इसके अलावा सवाल बहुत सारे हैं, तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ सवालों पर बात करेंगे। निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात सबसे पहले करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। स्मॉल कैप 400 इंडेक्स की, जहां पर के बड़ा फॉल आया इस सप्ताह। हम देख रहे हैं कि लगभग सिग्निफिकेंट फॉल आते हुए दिख रहा है। ये 6% गिरा है। निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स अभी हम देख रहे थे 7% गिरा है। ये इंडेक्स 6% गिरा है। यहाँ पर भी ब्रेकडाउन हुआ है, सपोर्ट के नीचे बंदी आई है और बड़ा कैंडल बना है। बड़ा रेड कैंडल टॉप पर बन जाए बड़े मैच्योर अपट्रेंड के बाद तो आमतौर पर नेगेटिव संकेत होता है। तो चार्ट पर जो सिग्नल्स हैं वो बेरिश हैं, ये हमें चार्ट देख करके पता लगता है। अब यहाँ पर अगर आप फिबोनाची डालते हैं, इस फॉल से शुरू करते हैं, मार्च का फॉल है ये, तो इस तरह जोड़ दें यदि तो आप लेवल्स मिलेंगे। एक लेवल पर तो बंदी हुआ है 38.2, इसके बाद एक लेवल है 18,500, फिर एक लेवल है 18,000।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कमजोरी आपको चार्ट पर दिख रही है आते हुए, एंड दिस इज अ वीकनिंग स्ट्रक्चर जो कि निफ्टी मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट पर सबसे पहला चार्ट जो आज हम देख रहे हैं। फिर सेल की बात करेंगे, जहां पर ताबड़तोड़ गिरावट आई है सेल में। हो सेल में तो सेल लगी हुई है, भीषण गिरावट सेल में। कितना गिरा इस सप्ताह? 13-14%। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, शायद यही सवाल था कि क्या यहाँ हेड एंड शोल्डर है। डबल टॉप भी है, लाइन चार्ट पर दिखेंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेंगे। ये डबल टॉप बने थे, डबल टॉप का ब्रेकडाउन हुआ 156 पर, उसके बाद वो दाम जो है आज का दाम और तब का दाम लगता ही नहीं कभी सेल 156 भी था। आज तो देखिए 111 हो गया है, लोअर पिक्स बन रही। तो कमजोर चार्ट है और हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है, तो हर तरह से कमजोरी चार्ट पर दिख रही है। सपोर्ट कहाँ आएगा, ये इसका अनुमान लगाते। तो एक सपोर्ट देखिए, पुराना रेजिस्टेंस था, इसी से मेल खाता हुआ सपोर्ट है जहां पर अभी ट्रेड कर रहा है। ये लेवल अगर टूट जाते हैं तो फिर एक सपोर्ट आपको इन स्तरों पर, और फिर एक अहम सपोर्ट आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 68 रुपए के आसपास नजर आता है। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है सेल की, जहां पर कमजोरी दिख रही है आपको। वीकनिंग चार्ट स्ट्रक्चर्स इवॉल्व हो रहे हैं ऑन द चार्ट फॉर सेल, कमजोरी दिख रही है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल अंकित करें जिस भी चार्ट को आप स्टडी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक सवाल है, सेल के बाद एक प्रश्न आया अभी अभी, फसी साहब। मैं जा रहा हूँ सूरत टू राजकोट। सूरत से राजकोट जा रहे हैं और साथ में ट्रेन में हैं, ट्रेन में भी ऊपर के बर्थ पर सवार हैं ऐसा मुझे लगता है। Yes, और yes, absolutely right. वहां से जुड़े हुए हैं, वहाँ बहुत बढ़िया, गजब। तो ये बताइए, ट्रेन में बैठे बैठे ट्रेडिंग भी कर लेते हैं मंजल जी? नहीं नहीं, मैं बहुत पीसफुल इन्वेस्टर हूँ, खाली स्टडी करता रहता हूँ। मैं मार्केट आवर्स में कोई डिसीजन नहीं लेता हूँ, 5 डिसीजन वीकेंड में ज्यादातर होते हैं। सो दैट इज माय प्रोसेस व्हिच आई फॉलो। बहुत बढ़िया। तो ये आप फिर से एक बार बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो दिन भर परेशान रहते हैं, स्क्रीन से उनकी नजरें ही नहीं हटती। मैं देखता हूँ मेरी तरह कई लोगों को स्क्रीन देख देख कर मोटा चश्मा लगाना पड़ता है। आप ये कह रहे हैं कि भाई आप स्क्रीन देखते ही नहीं, तो क्या ये कैसे कर लेते हैं बताइए? नहीं, मैं स्क्रीन देखता हूँ, पर मेरा कोई भी बाय डिसीजन और सेल डिसीजन मार्केट आवर्स में नहीं रहता है, वो आफ्टर मार्केट आवर्स रहता है या वीकेंड में रहता है। तो वो थोड़ा, सपोज कोई स्टॉक में 5% गिरावट आ गई, आप बेच दोगे तो मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है। तो दैट हेल्प्स मी इन अ वे, तो थोड़ा मन शांत होता है, so you can take a better decision. So out of years of some process, ये सिस्टम इवॉल्व किया है। बहुत बढ़िया सिस्टम है और मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। तो जो लोग सुन रहे हैं जरूर इसको आजमा कर इस पर विचार करके देखिएगा। ये मुंजल जी के अपना जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर इन्होंने किया है और ये बहुत काम की चीज है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब बाजार चल रहा होता है तो 10 प्रकार की खबरें चल रही हैं, कभी रेट ऊपर गया नीचे गया, आप उसी रेट के उतार चढ़ाव में उलझ जाते हैं। लेकिन बाजार बंद होने के बाद आप एक रिमूव के साथ, थोड़ी दूरी के साथ आप करते हैं, देखते हैं, तो एनालिसिस बेहतर होता है और आपकी डिसीजन मेकिंग भी बेटर होती है। स्पेशली अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बाजार के दौरान तो करनी पड़ेगी, लेकिन जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं मुंजल जी की तरह, उनको ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुंजल जी कि केवल मार्केट आवर्स के बाद ही चार्ट्स को देखते हैं। अच्छा, तो मुंजल जी निवेश कर रहे हैं और निवेश कर रहे हैं, बाजार गिर रहा है, आपकी भावनाएं कैसी हैं अभी फिलहाल? कैसा महसूस कर रहे हैं? डर लग रहा है? डर तो लग ही रहा है और लगना भी चाहिए, लेकिन मैं झूठ बोल रहे ऐसा होगा अगर बोले कि डर नहीं लग रहा है तो। बट मैं ये करेक्शन को एज ए रियलिटी चेक देख रहा हूँ। जैसे जो सेक्टर्स बहुत अनरीजनेबली बढ़ गए थे, एग्जांपल पीएससी, तो उसमें थोड़ा हम करेक्शन देख रहे हैं। और जो स्ट्रांग है वो अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एग्जांपल आईटी एंड फार्मा। तो आप देखो तो ये करेक्शन को मैं एज ए रियलिटी चेक देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया, सही, बिल्कुल सही अप्रोच है कि भाई देखिए हमेशा कुछ बढ़ता तो रहता नहीं है, गिरता भी रहता है, और जब गिरता है तो कैसे उससे निपटना है उसके लिए एक अपना मॉडल बनाना चाहिए और उसके बाद उसको देखना चाहिए। तो हमारे मुंजल जी ट्रेन में बैठे बैठे सब कुछ एनालिसिस करते रहते हैं। तो वीकेंड पर भी चार्ट्स वगैरह देखते हैं मुंजल जी? यस, वीकेंड पे भी देखते हैं। सो और किस टाइम पे चार्ट देखते हैं आप? वीकली पे और डेली पे। वीकली और डेली चार्ट्स देखते हैं। तो अब देखिए अगर मान लीजिए आपके चार्ट्स पर एग्जिट आ रहा है, जैसे अब मान लीजिए अभी क्या है कि बहुत सारे चार्ट्स पर ब्रेकडाउन आ रहे हैं, तो जब ब्रेकडाउन आ रहे हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? आप निकल जाते हैं तुरंत या निकल जाते हैं? वो दाम आएगा फिर आएगा तो निकलेंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं? आपसे सीखने के बाद एक मैंने डिसिप्लिन अच्छी मेंटेन की है लास्ट 4 इयर्स में। तो कोई भी स्टॉक में लेने से पहले मैं डिसाइड करके रखता हूँ कि व्हाट इज माय एलओसी, जो आप बता रहे हो। तो 15% इज माय मैक्स लॉस, जिसमें आ रहा 15% से ज्यादा सेट होता है, उसी में आई वुड ट्रेड। तो 15% होता है, 17% होगा आई वुड एग्जिट। बाद में होप नहीं लाता हूँ उसमें कि चलो भाव बढ़ जाएगा, ये होगा वो होगा, वो बढ़ता ही नहीं है। पास्ट एक्सपीरियंसेस में हमने उसमें बहुत कैपिटलाइजेशन किया है। सो आपसे सीखने के बाद वो हमने चेंज किया है। जैसे रिसेंटली इफ आई वुड सेम एग्जांपल, ओएनजीसी में और गेल में सेकंड और थर्ड वीक में ब्रेकडाउन आया था, तो वो हमने एग्जिट कर दिया था। एंड वी एडेड लुपिन एंड इंडियन होटल्स इवन एट दिस प्राइस।
बहुत बढ़िया, तो ग्रेट। तो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं और बहुत शानदार। देखिए सोच कितनी, क्लैरिटी कितनी है हमारे मुंजल जी के व्यूज में। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जो एग्जिट आ रहा है एग्जिट करेंगे, और एग्जिट आता है तो फिर ये सोचते नहीं। और इन्होंने एक 15% का रूल बना रखा है अपने लिए, 15% डाउन मीन्स आउट। अब उस समय जब 15% कोई चीज गिर जाती है, जब आप शुरू शुरू में अपनी बिजनेस प्लान बना रहे होते हैं, तब बड़ी आसानी से सब लिख देते हैं कि चलो 15% का कॉल ले लेंगे। लेकिन जब 15% का लॉस वाकई में साक्षात लेना पड़ता है, एक नहीं कई शेयर में लेना पड़ता है, तो बड़े बड़े जो है वो डर जाते हैं, चिंतित, और सोचते हैं कि चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं। लेकिन उसका जो क्लैरिटी है, डिसाइसिवनेस है, वही आप में और एक साधारण ट्रेडर के बीच में फर्क पैदा करती है। तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं मुंजा जी। अब ये बताइए कि अब इस फॉल में जो ब्रेकडाउन आ रहे हैं, कई स्टॉक से एग्जिट भी आएंगे, आप निकल भी जाएंगे, उसके बाद जो नए एंट्रीज लेंगे वो किस प्रकार से लेंगे, क्या सिस्टम रहता है आपका? सिस्टम एक ही है, एनी स्टॉक्स जो हम खरीद रहे हैं उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ होना चाहिए, इट शुड आउट परफॉर्म निफ्टी, और उसका सपोर्ट सॉरी प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो दैट वुड बी द टाइम टू बाय पर्टिकुलर स्टॉक। जैसे अभी मेरी नजर आईटी और फार्मा इंडेक्स पे है ज्यादातर, और उसमें देयर आर 10 स्टॉक्स विच आर शॉर्टलिस्टेड, 5 आईटी के 5 फार्मा के। तो जैसे हम स्टॉप लॉस लिख के रखते हैं वैसे इसमें हमने बाय लिख के रखा हुआ है। एग्जाम्पल जैसे लुपिन में, तो इफ इट गोज अबाउट 52 वीक हाई तो दैट वुड बी टाइम टू ऐड लुपिन। तो वो एक स्ट्रेटेजी है ऐड करने की। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ओवरऑल देखिए बाजार की इस 10% की गिरावट में भाई थोड़ा बहुत तो सभी को डर लग रहा है, और हमारे मुंजल जी ने बड़ी ऑनेस्टली कहा कि अगर ये कह दें कि नहीं डरे हुए हैं तो गलत होगा। थोड़ा बहुत डर सबको लगना भी चाहिए, लगता भी है, लेकिन जो रूल्स हैं उनसे बिल्कुल भी डिविएट नहीं कर रहे हैं। रूल्स को पूरी तरह फॉलो करते रहेंगे तो ये वक्त भी बीत जाएगा, फिर एक ऐसा समय आएगा आप जिस शेयर पर हाथ रख देंगे वो बढ़ जाएगा। तो ये समय जो है ये बदलता रहता है और एक सा नहीं रहता है, लेकिन हम अपने एनालिसिस और अपने मॉडल को अगर एक साथ कंसिस्टेंट रखते हैं तो हमें रिजल्ट्स आते हैं। और ये हमारे मुंजल जी भी कह रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं, सूरत से राजकोट जा रहे हैं। तो मुंजल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अदालत में जुड़ने के लिए, और आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन से बिल्कुल जुड़े रहे, और आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी गजब की रही। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि इसी प्रकार से जैसे आपकी यात्रा चल रही ऐसे ही शेयर बाजार में भी आपकी यात्रा चलती रहे और आपको और सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट कि मार्केट आवर्स के दौरान चार डिसीजन ना लें तो डिसीजन ज्यादा बेहतर होते हैं। वेरी गुड। तो ये हमारे मुंजल जी हैं जो कि यात्रा कर रहे थे, लेकिन देखिए उनकी शिद्दत के ट्रेन में बैठे बैठे, और आज उन्हीं के मार्फत हमें ट्रेन के डिब्बे के भी साक्षात लाइव दर्शन हो गए, और बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कनेक्टिविटी को देखकर। आमतौर पर तो ट्रेन में बार बार कनेक्शन ड्रॉप होता रहता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि बिल्कुल साफ, उनकी तस्वीर भी साफ दिख रही थी। वाह, मजा आ गया। चलिए तो ग्रेट। चलिए तो बहुत सी बातें हमने की और कुछ चार्ट्स वापस से देख लेते हैं झटपट जिन पर प्रश्न आ रखे हैं। वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस के चार्ट को देखते हैं। ये वीबीएल है, रेंज में ट्रेड कर रहा है, बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। बाजार में गिरावट है, वीबीएल में मजबूती दिख रही है, साथ में कुछ खबरें भी चल रही हैं। तो हमने यहाँ पर ऐसे एक रेंज मार्क कर ली है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बस। तो ये दो रेखाएं डाली और पूरा एनालिसिस समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया। तो एनालिसिस बहुत सिंपल सी चीज है अगर आप उसको सही ढंग से सही जगह पर करते हैं। अच्छा, ओके, चलिए तो ये चार्ट था वरुण बेवरेजेस का। कुछ चार्ट और देखते हैं फटाफट। अच्छा, एक हमारे योगेश देसाई साहब हैं, वो कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर योर मोटिवेटिंग सेशंस, आई हैव गुड प्रॉफिट इन गोल्ड वीज। वाह, बहुत बढ़िया। शुड आई स्विच टू निफ्टी ईटीएफ? भाई निफ्टी ईटीएफ खरीदें जब निफ्टी पर बाय के संकेत आएंगे। तो जब संकेत आए तो चार्ट देखिए, और अगर गोल्ड में एग्जिट आ रहा है तो गोल्ड में एग्जिट कीजिएगा जब संकेत आए। तो अपने डिसीजंस को बजाय इस तरह से लेने के, आपको रूल बेस्ड, एविडेंस बेस्ड निर्णय लेने चाहिए। एविडेंस बेस्ड एनालिसिस क्या है कि जहां एग्जिट आ रहा है वहां एग्जिट करें, जहां एंट्री आ रही है वहां एंट्री करें, और जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक केवल इसलिए कि बहुत बढ़ गया है या चलो स्विच कर लेते हैं या इंटेलिजेंट लग रहा है या रीजनेबल लग रहा है मत कीजिए। एग्जिट आने का वेट कीजिए, चार्ट के बेसिस पर निर्णय कीजिएगा। अच्छा, एक सवाल है कि वो सवाल नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग एक टिप्पणी आई है, और ये दीप साहब हैं हमारे, जो लिख रहे हैं कि लवली शर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक जी। अच्छा, एक हमारे राजेश भाई हैं, वो लिख रहे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो 20% प्लस है। वाह,
कुछ लोग हैं ऐसे जो इस बाजार में भी कमा रहे हैं और प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन अमूमन सभी का पोर्टफोलियो अभी फिलहाल डाउन है। अच्छा, एक सवाल है हमारे लक्ष्य धवन का, और लक्ष्य का सवाल ये है कि पीएसयू बैंक स्टॉक्स में क्या करें। और ये सवाल इन्हीं का नहीं है, बहुतों का है, क्योंकि बहुत गिरावट आ रही है। तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, इसका चार्ट देखते हैं। ये निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए, ब्रेकडाउन तो आ ही गया था एलओसी का। 6700 पर मैंने एलओसी डाली हुई थी, 6200 हो गई तो बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। कई सारे सरकारी बैंकों के इंडिविजुअल चार्ट्स भी डिस्टॉर्ट हुए, ब्रेकडाउन आया, और अब हम देख रहे हैं बड़ा रेड कैंडल बना है, ब्रेकडाउन। और ये जो पैटर्न बना है इसको राउंडिंग टॉप पैटर्न कहते हैं। तो कमजोर चार्ट स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें पुल बैक आ सकते हैं, उछाल आ सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि भाई 6700 अब ये इसके लिए अगला रेजिस्टेंस है। हाँ, अब इसमें फिबोनाची डाल दें तो नीचे का कितना बड़ा फॉल आ सकता है इसका कुछ अंदाजा होगा आपको, तो इस तरह रख दें। अब इसमें एक लेवल 6000 का, फिर एक लेवल 5500 का, तो इस तरह हर 500 अंकों की गिरावट पर आपको सपोर्ट दिखेगा। तो सरकारी बैंकों में गिरावट चल रही है और स्ट्रक्चर कमजोर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। चार्ट आपके सामने। इसके बाद देखिए एक सवाल है, अरे वाह, महेश भट्ट साहब है जिनका नाम बड़ा जबरदस्त है। वो लिख रहे हैं, कुणाल जी क्या आप घर पे इतने ही कूल रहते हैं? आपका स्वभाव बहुत शत है। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। देखिए, कुछ कूल रहना मुझे बाजार ने सिखा दिया। देखिए, बाजार क्या है, बहुत कुछ सिखा देता है आपको। अब बाजार में रोजाना परिवर्तन होता रहता है, आपका उस पर कोई बस नहीं चलता। आप कितना ही प्रयास कर लें, कितने ही खंबे नोच लें, आपके हाथ में कुछ है नहीं। अगर बाजार गिर रहा है तो वही रियलिटी है, वही सत्य है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर बाजार बढ़ रहा है तो चाहे आप कुछ भी कर लें, बाजार बढ़ रहा है तो वही हकीकत है, उसका ही सम्मान करना पड़ता है। तो ग्रेजुअली यू लर्न टू एक्सेप्ट, एंड व्हेन यू लर्न टू एक्सेप्ट तब आप थोड़े कूल हो जाते हैं। तो ये जो स्वभाव है इसमें कुछ भूमिका बाजार में इतना समय बिताने की भी है। और मैं सबसे ये कहूंगा कि देखिए, कई बार हम इन सॉफ्ट चीजों को, यानी जो बाजार में काम करने के लिए, सफल होने के लिए जो सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, उस पर हम कम ध्यान देते हैं। ज्यादा समय हम इंडिकेटर कौन सा चलेगा, कौन सी स्ट्रेटेजी काम करती है, ऑप्शन की स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं, इन तमाम चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना जरूरी ये तमाम चीजें हैं, उतनी ही जरूरी सॉफ्ट स्किल्स भी हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स डेवलप कीजिए बाजार में सफल होने के लिए। और सॉफ्ट स्किल्स क्या है? मेंटली, टेम्परामेंटली यू शुड बी एट पीस एंड यू शुड बी लेवल हेडेड। लेवल हेडेड मतलब कि बिल्कुल आपको शीतल रहना है, बिल्कुल एक कहें कि टेम्परामेंटली कूल रहना है, जो शब्द का इस्तेमाल अभी महेश भट्ट साहब ने किया। तो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली न्यूट्रल, तभी आप इसको कर पाएंगे। बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं कई लोग, मैं देखता हूँ ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और बिल्कुल उसी अंदाज में करते हैं जैसे कि कोई वीडियो गेम चल रहा हो। यानी कि कोई एक ट्रेड सफल हो जाए तो इस तरह टेबल पीटने लगते हैं, कोई ट्रेड न चले, स्टॉप लॉस हो जाए तो बस ऐसा है कि बस आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो इस प्रकार से ट्रेड करेंगे तो बहुत अधिक समय तक आप उसके जो इमोशनल जो रोलर कोस्टर है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है, यू हैव टू क्रिएट सम डिटैचमेंट, और ये डिटैचमेंट लाना ट्रेडिंग से बहुत जरूरी है। तो ये काफी आध्यात्मिक सी बात लगेगी आपको, लेकिन दिस इज प्रैक्टिकल रियल लाइफ एडवाइस फ्रॉम समबडी हु हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन द मार्केट। तो थोड़ा सा डिटैचमेंट क्रिएट कीजिए, फायदा होगा आपको। चलिए, तो ये महेश भट्ट जी ने बड़ा अच्छा एक संदेश भेजा, तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। कई सारे और प्रश्न आ रहे हैं। अच्छा, कई सारे लोग चिंतित हैं इंडसइंड बैंक को लेकर, तो ढेरों सवाल आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक पूरी एक पूरी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोगों ने डाल दिया, ऐसा लग रहा है, क्योंकि सभी को इसको लेकर के चिंता है। तो इंडसइंड बैंक में चिंता होने की बजाय इसके जो परिणाम आए और उसके बाद ये जो गिरावट आई, अब देखिए भीषण गिरावट आते हुए नजर आ रही है। कितना गिरा इस सप्ताह? 23% और 20% एक ही दिन में गिर गया। तो अब आप देखिए कि चिंता होना स्वाभाविक है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एसएमई शेयर हो या कोई छोटा मोटा शेयर हो, ये देश का एक बड़ा बैंक है और बड़ा मार्केट कैप है। इंडसइंड बैंक में बड़ी गिरावट इस सप्ताह आई और 1000 आ गया। बताइए, जो चीज 1700 चल रही थी कुछ सप्ताह पहले, आज 1000 रुपए पर बिना किसी ठोस वजह की गिरती नजर आ रही। तो इसमें करें क्या भाई? देखिए, एलओसी मैंने डाल दी, हालांकि एलओसी इससे पहले भी थी और जो इससे पहले का लेवल था वो लगभग इन स्तरों के करीब था, लेकिन वो लेवल टूटा इस तरह से कि शायद निकलने का अवसर बहुतों को नहीं मिला। और अब जो लेवल है चार्ट पर, वो ये लेवल है जो मैंने अब अंकित किया हुआ है, 1010 के आसपास, 1000 पकड़ लीजिए। तो 1000 रुपए का लेवल है जो सबसे क्रिटिकल सपोर्ट है। उस समय 1300 1350 का लेवल था और उसके बाद अब 1000 का लेवल है। 1000 का लेवल टूटता है तो फिर आपको इसमें और बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, जिसमें बड़ा सपोर्ट एक 800 पर और उसके बाद फिर 300 पर। तो ये सपोर्ट्स है, लेकिन
ये 1000 जो है इस पर एक रेखा जरूर डाल दीजिए। ये अब आपकी ऑपरेटिव एलओसी लाइन है। तो ये आपके सामने इंडसइंड बैंक का चार्ट है, जिसका प्रश्न किया था अभी कई सारे लोगों ने, एक नहीं अनेकों ने किया था कि एलओसी भंग हो रही है या भंग होने वाली, क्या करें। इंडसइंड बैंक ने बड़ा लोगों को इस सप्ताह परेशानी में डाला है। चलिए अभी देखिए, दो यहाँ पर रेकरिंग थीम्स हैं। एक जो ईरान और इजराइल के बीच में ये जो टेंशन चल रही है, जिसमें इजराइल ने ईरान पर धावा बोल दिया है, इसका क्या परिणाम सोमवार को हो सकता है। और दूसरी ओर, और इसका क्या कोई किस तरह की प्रतिक्रिया होगी ईरान की, क्योंकि ईरान भी चुप नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ अवश्य करेगा। तो ये जो अब वहां पर ये बिगड़ती हुई परिस्थिति है, और चुनावी साल है यूएस में, वहां चुनाव बिल्कुल अपने उफान पर है। तो यूएस इलेक्शंस जहां पर लोग कैंपेनिंग में बिजी हैं और इसको चुनावी मुद्दा बना देते हैं, हमारी तरह ही है। तो और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि ये संकट चल रहा है, जिस पर तेल की कीमतों पर भी इसका असर पड़ेगा। तो एक बार तेल के चार्ट्स यानी कि क्रूड ऑयल के चार्ट को देखना जरूरी है। तो आइए एक बार क्रूड ऑयल के चार्ट को झट से देख लेते हैं अदालत में। तो देखिए $91 तक जाने की जगह दिखती है, क्योंकि एक रेंज है $90 से लेकर लगभग $68 के बीच में, 91 to 68, इसी बीच में WTI ट्रेड कर रहा है। और ये सपोर्ट है, बड़ा अहम सपोर्ट है 67 का, तो इसके बिल्कुल करीब आ गया। तब आप देखिए जो कुछ गल्फ में चल रहा है ये तो कई हफ्तों से चल रहा है, लेकिन आप क्रूड में कोई बड़ा उछाल आते हुए हमने नहीं देखा है। अब अगर क्रूड में उछाल आ जाता है इसके चलते, तो फिर आप देखिए काफी इसके कारण स्ट्रेस क्रिएट होता है। क्रूड का बढ़त मतलब कि इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, वित्तीय संकट बढ़ जाता है। कई देश जो इंपोर्ट करते हैं ऑयल और एनर्जी, उनके लिए मुश्किलें पेश आती हैं, और ग्लोबल इकोनॉमी पर एक नया स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। तो क्रूड की कीमतों पर जरूर पैनी नजर रखिएगा, क्योंकि ये सारा इफेक्ट जो है पूरी ये जो संकट चल रहा है खाड़ी में, खाड़ी का महत्व भी इस वजह से है क्योंकि वो वहां पे सबसे ज्यादा ऑयल है। तो अगर ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर पड़ेगा। तो इसीलिए इस चार्ट को बहुत क्लोजली मॉनिटर कीजिए। अभी तक इस पूरे स्ट्रेस के बावजूद, जो इस संकट चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, इसके बावजूद भी आपने देखा क्रूड पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा है। तो दिस इज समथिंग दैट वी शुड टेक हार्ट फ्रॉम। अब अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत बढ़त आ भी जाती है, तो भी कोई बहुत बड़ा चेंज ट्रेंड में नहीं दिखेगा। तो जरूर कुछ अपवर्ड प्रेशर क्रूड पर देखने को मिल सकता है। यह आपके सामने चार्ट है। एक हमारे सनी विश्वकर्मा जी है, वाह बहुत बढ़िया। और सनी जी लिख रहे हैं कि नमस्कार सर, ये हमारे टीकेपी के भी सदस्य हैं सनी जी, और साथ में हमारे सेनानी रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं देखिए, आई एम एबल टू मैच माई सैलरी ऑन कंसिस्टेंट बेसिस फ्रॉम ऑप्शन बाइंग। अरे गजब, अद्भुत। देखिए ऑप्शन बाइंग एक बहुत ही मुश्किल काम है, आसान नहीं है, क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग जब करते हैं तो आपकी लड़ाई समय से होती है। समय का बीतना तो तय है, जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है वैसे वैसे आपके ऑप्शन की कीमतें कम हो जाती हैं। लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद भी सनी जी निरंतर अपनी सैलरी जितना पैसा कमा पा रहे हैं, बड़ी बात है सनी जी, साधुवाद। अगर वाकई में आप ये कर पा रहे हैं तो दिस इज अ ह्यूज अकम्प्लिशमेंट एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। ओहो बहुत बढ़िया। और एक हमारे शिवांगी राय जी लिख रही हैं कि सर मैं, अच्छा उनके हस्बैंड लिख रहे हैं शायद, कि सर मैंने मेरी वाइफ को बोला है कि जब आपके साथ कमिंग टू माय ट्रेडिंग रूम में ट्रेड करूंगा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। वाह, टर्टल रहे हमारे। तो भाई आपका जरूर भेंट करेंगे, और बहुत जल्द ट्रेड कमिंग टू माय ट्रेडिंग रूम या फिर हमारी संपदा शिविर जैसा कोई कार्यक्रम होगा, और उसमें मैं आपको जरूर दावत दूंगा, जरूर आइएगा। और बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे और आगे की राह तय करेंगे। इसके अलावा ठीक है, अच्छा एक डिफेंस के शेयर्स को लेकर के भी चिंता लोगों में है। लक्ष्य धवन जी लिख रहे हैं कि भाई डिफेंस के शेयरों में क्या होगा। तो आइए फटाफट कुछ एक डिफेंस के शेयर देख लेते हैं, जैसे भारत डायनेमिक्स बीडीएल। आइए चार्ट देखते हैं। तो ये चार्ट है भाई, देखिए जिस प्रकार से बढ़ा उसी प्रकार से उसी गति से नीचे आया। यहां पर अगर फिबोनाची डाल दें तो आप देखते हैं कि 477 से सीधा 1700 तक गया, और 1700 से घटकर सीधा अब 61.8% फिबोनाची स्तर यानी कि 958 की ओर अग्रसर है। गिरावट लगातार चल रही है, सारे फिबोनाची लेवल्स को एक के बाद एक तोड़ता हुआ नीचे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है बीडीएल। तो गिरावट यहाँ पर जारी है और काफी तेज गिरावट आते हुए दिख रही है। तो ये चार्ट है, एलओसी तो कब की टूट गई, और अब आपको ब्रेकडाउन और डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। वाह बहुत बढ़िया। और इसके अलावा एक सवाल है स्वीटी पंचाल जी का, और उनका प्रश्न है
अडानी एंटरप्राइजेस के चार्ट पर। तो आइए अडानी का चार्ट भी एक नजर देख लेते हैं। ये चार्ट अडानी का ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है, रेंज में चल रहा था, ब्रेकडाउन इस सप्ताह आया, सपोर्ट था ये 2800 का आसपास जो कि भंग हो गया, 2700 पर बंद हुआ है। तो भाई एलओसी तो टूटती हुई नजर आ रही है। अब सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट, अगला सपोर्ट ये है। अब इस चार्ट की सच्चाई को कोई कैसे बदल सकता है? तो जो चार्ट पर दिख रहा है उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ब्रेकडाउन आ रहा है और 2200 का अगला सपोर्ट है चार्ट पर और अडानी एंटरप्राइजेस। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर है। कई सारे चार्ट्स की चर्चा आज की अदालत में हमने की। और हाँ, एक हमारे सुनील शर्मा जी हैं, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर डू यू यूज एस्ट्रोलॉजी इन स्टॉक मार्केट व्हाइल बाइंग स्टॉक्स? जी नहीं, मैं निर्णय करता हूं चार्ट्स के बेसिस पर। और एक बार आप चार्ट देखने लगते हैं तो और किसी तंत्र की आवश्यकता नहीं है। चार्ट अपने आप में सर्वोपरि है, ऐसा मेरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि अगर आप चार्ट देखना ठीक से जानते हैं और चार्ट के आधार पर आप ट्रेड कर रहे हैं, रिस्क को कंट्रोल में रखते हैं, तो देखिए इससे बेहतर कोई और मॉडल बन ही नहीं सकता है। तो आपको केवल चार्ट देखने पर फोकस करना है। सुनील शर्मा जी का प्रश्न था, जवाब मिला उन्हें तुरंत अदालत में। अच्छा, इसके बाद हमारे एक सुरेंद्र जीत सोनी साहब हैं जो आज शायद पहली दफे अदालत में जुड़े, क्योंकि वो ये सवाल कर रहे हैं कि एलओसी क्या होता है। एलओसी सुरेंद्र जीत साहब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि वो रेखा जिसके टूटने के बाद आपको तुरंत से सावधान हो जाना है, जिस रेखा के नीचे आपका पूरी थीसिस गलत साबित हो जाती है। ऐसे लेवल को एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। अच्छा, एक चीज आप सबको बताना बहुत जरूरी है कि जो आगामी सप्ताह है इसमें बड़ी विशेष दीपावली कंटेंट हम लोग लेकर के आएंगे। और इस सप्ताह की जो अदालत होगी, जो अगली अदालत होगी, वो भी विशेष होगी, दीपावली स्पेशल अदालत होगी। तो कमर कस लीजिएगा, कई सारी नई चीजें इस चैनल पर आने जा रही हैं और आप सबसे मेरा निवेदन है कि जुड़े रहिएगा चैनल से। और आपको दिवाली में आप चाहे कितना भी बिजी हो, लेकिन चार्ट ऑफ द वीक, अदालत और हमारे और वीडियोस देखना मत भूलिएगा। ये आप सबसे मेरा निवेदन है।